वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन सही होगा सी। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, तो नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी लेंस, ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला होता है m इजिक्वल टू माइनस वी जीरो अपान यू जीरो गुणे डी अपान एफ ई। तो और इसकी जो लंबाई होगी वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई। तो एफ ई का मान एफ ई का मान बढ़ेगा तभी उसकी लंबाई बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ाएंगे तो एफ ई का मान बढ़ेगा, तो एफ ई का मान ये बढ़ जाएगा, तो एम का मान कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है, नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अभिदर्शक की फोकस दूरी बताइए। तो एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। तो एम का मान यहाँ पर माइनस का 10 लिख लीजिएगा, और ये होगा माइनस का 10। एफ ओ का मान है निकालना, और एफ ई का मान है नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो जाएगा। ये यहाँ से माइनस कट गया, तो एफ ओ इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्य और नेत्रिका की फोकस दूरियां 110 सेंटीमीटर है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता बताइए। m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ का मान है 100, एफ ई का मान है 10, ये कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू माइनस का 10, और माइनस का इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और इसलिए यहाँ पे माइनस छोड़ दिया गया है, और b की वैल्यू ऑप्शन सही हो जाएगा b, एक 10। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां 0.03 मीटर तथा 0.05 मीटर हैं, एक दूरदर्शी बनाई गई है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो लेंसों के बीच की दूरी बताइए। मतलब लेंसों के बीच की दूरी यानी कि उसकी लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर दूरदर्शी की लंबाई जो होगी वो एफ ओ प्लस एफ ई होगी। एफ ओ की वैल्यू है यहाँ पर 0.3 और प्लस 0.05, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर, और ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, जब एक दूरदर्शी को सामान्य आँख के लिए समायोजित किया जाता है तो दोनों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 19 है, तो अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी बताइए। तो यहाँ पर इसको सामान्य आँख के लिए यानी कि अनंत पर इसको जो है फोकस किया गया है, उस समय इसकी लंबाई जो होगी वो होगी एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, यानी एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 80। ये समीकरण नंबर चाहे इसको एक लिख लें, और आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस का मतलब होता है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो यहाँ पर यह माइनस हटाएंगे, एफ ओ अपान एफ ई। एफ ओ की वैल्यू यहाँ पर है m की वैल्यू 19, तो ये 19 लिख लिया है।
एफ ओ पता नहीं है और यहाँ पर एफ ई की वैल्यू भी नहीं पता है, क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ओ इज इक्वल टू 19 एफ ई, एफ ओ इज इक्वल टू 19 एफ ई, ये निकल गया। इसको समीकरण नंबर हम सेकंड बोल देंगे। तो ये है एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है और एफ ओ की वैल्यू है 19 एफ ई, तो ये हो जाएगा 19 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 80, ये मिलके हो जाएगा 20 एफ ई इज इक्वल टू 80, डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एफ ई 4 मालूम हो गया और एफ ओ की वैल्यू हो जाएगी 19 एफ ई, तो एफ ओ इज इक्वल टू 19, ये हो गया, ये 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 हो जाएगा। तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, 76 और 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इसी तरह का है। कोणीय आवर्धन का परिमाण यानी कि आवर्धन क्षमता m दी हुई है, तो m इज इक्वल टू 5 और दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी अपदृश्यिका और नेत्रिका के बीच की दूरी एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 36, तो इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अगला है तो m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ओ अपान एफ ई, तो एफ ओ इज इक्वल टू आ जाएगा 5 एफ ई, एफ ओ इज इक्वल टू 5 एफ ई, समीकरण नंबर 1 सेकेंड हो जाएगा। तो एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 36 है और एफ ओ की जगह पे 5 एफ ई है और प्लस एफ ई इज इक्वल टू 36 है, तो ये हो जाएगा 6 एफ ई इज इक्वल टू 36 है। तो ये डिवाइड कर देंगे तो आपको 6 एफ ई की वैल्यू 6 आ जाएगी और एफ ओ की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू एफ ई, 5 इंटू ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 30। तो अपदृश्य की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और नेत्रिका की फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश की चाल सी वी डब्ल्यू तथा वी जी है तो कौन सा संबंध सही है। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन होता है n इज इक्वल टू सी अपान वी। n का मतलब है किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर देखिएगा ये है सी तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल हर माध्यम से अधिक होती है, तो ये सी तो ग्रेटर होगा ही। अब सी ग्रेटर होगा तो यानी दो ऑप्शन आपके बी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ यदि देखें तो जल का अपवर्तनांक यदि लिखेंगे तो ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपान वी जी होता है और कांच का अपवर्तनांक लिखें तो ए एन जी इज इक्वल टू सी अपान ये वी जी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये वी डब्ल्यू लिखेंगे। ये जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 के करीब होता है, यानी कि 4/3 होता है और ये होता है 1.5, या हम ऐसे कह दें कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है और जल का अपवर्तनांक कम होता है। तो यहाँ से देखिए रिलेशन देखिएगा कि जब यहाँ पर ये वी डब्ल्यू का मान ज़्यादा होगा तभी ये ए
एंड डब्ल्यू का मान कम होगा, इसलिए ये वाला जो मान है वी डब्ल्यू का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पर वी जी की वैल्यू ये कम होगी, इसी वजह से ए एन जी का मान ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ये सही हो जाएगा बी कि सी इज ग्रेटर दैन वी डब्ल्यू और वी डब्ल्यू इज ग्रेटर दैन वी जी। नहीं, वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, जल में उससे कम और कांच में सबसे कम होती है, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल प्रकाश की चाल वी आर और हरे प्रकाश की चाल वी जी है तो इसमें रिलेशन बताइए। तो देखिए, निर्वात में चाहे लाल प्रकाश हो, चाहे पीला प्रकाश हो, चाहे बैंगनी प्रकाश हो, चाहे कोई भी रंग का प्रकाश हो, तो उन सब की चाल आपस में बराबर होती है, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। फिर है अगला क्वेश्चन, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी, मतलब माध्यम बदलेगा, तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो आयाम बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगी, उसकी चाल बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है तो क्या होगा। तो जब कांच में प्रवेश करेगा तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य यहाँ पर लिखा है, सभी तरंगदैर्घ्य एक ही चाल से चलेंगी, यहाँ पे गलत हो गया। ये है सबसे दीर्घ तरंगदैर्घ्य अधिकतम चाल से चलेगी, क्योंकि आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी चाल अधिक हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला होता है v बराबर n इंटू लैम्डा। तो n पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसी की चाल क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल सर्वाधिक अधिक होती है। तो ये जल में सर्वाधिक अधिक होगी, तो लाल प्रकाश की चाल सर्वाधिक अधिक होती है, ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो चाल सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अभी बताया था कि n = c/v। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, n का मान है 1.5, तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो यहाँ पर लिख लेंगे ANG = c/v और g। तो VG = c/ANG, और c का मान है 3 × 10⁸, और n का मान है या ANG की वैल्यू है 1.5, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो VG = हो जाएगा, नहीं, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक 256 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल एक माध्यम में 330 मीटर पर सेकंड है, तो उसी माध्यम में 512 आवृत्ति वाली तरंग की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देना है दो बातें, क्योंकि एक माध्यम में और उसी माध्यम में ये बताया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि माध्यम यदि नहीं बदल रहा है
तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया है कि कोई उसी माध्यम में एक दूसरी तरंग नहीं, उसके विषय नहीं बताया है। एक माध्यम में ये हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग की चाल है 330 मीटर पर सेकंड, उसी माध्यम में 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग की चाल कितनी हो जाएगी। यानी कि एक तरंग की चाल जो है ये है और दूसरी तरंग की चाल आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आवृत्ति जस्ट देखिए डबल हो गई है। जो जब आवृत्ति डबल हो गई है तो चाल भी डबल हो जाएगी। उस माध्यम में जिस तरंग की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है तो उसकी चाल इसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला बनता है v = n × लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चाल हो जाएगी 666। ये आएगा ऑप्शन नंबर ए 660 मीटर प्रति सेकंड। अगला है एक वर्णी प्रकाश वायु में एक माध्यम n अपवर्तनांक से अपवर्तित होता है, आपतित तथा अपवर्तित तरंगदैर्ध्यों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर वायु से उसमें जा रहा है n अपवर्तनांक वाले माध्यम में, तो ये फार्मूला बनता है λm = λ/a/n। तो ऐसा करिएगा, यहाँ पर आपतित और अपवर्तित तरंगदैर्ध्यों का अनुपात बताना। तो आपतित हो रही है वायु से और अपवर्तित हो रही है माध्यम में किसी, तो ये आ जाएगा λ/a/λm = n ऊपर चला जाएगा n/1 और ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में तरंगदैर्ध्य बताइए। यहाँ पर ये लिखेंगे n = λm/n। तो यहाँ पर आएगा n = λ/a/, यहाँ ऐसा थोड़ा सा करेक्शन इसमें करिएगा। ये फार्मूला बनता है λm = λ/a/n। तो यहाँ है जल में तरंगदैर्ध्य निकालनी है, तो λ/a का मान दिया हुआ है 6400 और ये आपका बनेगा n की वैल्यू 4/3 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 16 चला जाएगा 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 4800 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल उसी तरह का है, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे λm = 4000/4/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3000 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला नंबर है 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5, कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं, सीधा यहाँ पर लिख लेंगे λ/a/n = λg। यहाँ पर लिख देंगे ये 6000 है और ये है 1.5, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, ये 4000 आंसर निकल जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश
1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में चल रहा है, इसकी तरंग दैर्ध्य बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर तरंग दैर्ध्य पता करना पड़ेगा वायु में कितनी है। तो ये आ जाएगा, फार्मूला है C बराबर n इंटू लैम्डा, और यहाँ पर हम लैम्डा a लिख देंगे। C का मान है आपको पहले से पता है 3 इंटू 10⁸ है। n का मान 5 इंटू 10⁻14 है, और लैम्डा a तो लैम्डा a हो जाएगा। तो लैम्डा a बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपान 5 इंटू 10⁻14। तो ये ऊपर जाएगा, तो लैम्डा a बराबर होगा कि 3/5 यहाँ लिख देंगे, और 10⁸ और 10⁻⁻14 डिवाइड करेंगे तो 0.6 इधर चला जाएगा। तो 0.6 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, -6। अब लैम्डा m निकालना है, तो लैम्डा m बराबर इक्वल 0.6 इंटू 10⁻⁻6 अपान 1.5। पॉइंट हट गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसा कर लीजिएगा, 10⁻4 प्लस और 10⁻⁻4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। वजह क्योंकि हमको एंगस्ट्रॉम में बदलना, ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू 6 के आगे 40 10⁻40 इसकी का साथ लगा दीजिएगा, तो 1 2 3 और 4 अपान यहाँ पर लिख लीजिएगा 15, और 10⁻⁻4 और -6 मिल करके हो जाएगा आपका -10। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4000, और 10⁻⁻10 ही है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू बन जाएगा 4000, और 10⁻⁻10 को हटाइएगा और एंगस्ट्रॉम आंसर लिखेगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।